रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग मतलब रिवीजन थोड़ा पढ़ाना भी होगा इसमें। हम लोग आरबीडी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आरबीडी मतलब रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, आरबीडी मतलब रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। रिजिड बॉडी डायनेमिक्स मतलब क्या होता है, रिजिड बॉडी का मतलब क्या होता है। रिजिड बॉडी जैसे ये डस्टर है, डस्टर का एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, कैसे भी मोशन करा दो, क्या ये दोनों पॉइंट के बीच का कभी डिस्टेंस बदलेगा? कभी बदलने वाला नहीं है। तो ये रिजिड बॉडी हुआ। क्या हम लोग रिजिड बॉडी हैं? नहीं, हम लोग रिजिड बॉडी नहीं है, क्योंकि हमारे दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस देखो बदलता रहता है। जैसे ये एक पॉइंट ले लो, एक पॉइंट ये, तो ये बदल जाएगा। तो रिजिड बॉडी उसे बोलते हैं जिसमें जिस बॉडी के किन्हीं दो पॉइंट के बीच का सेपरेशन कभी ना बदलने पाए। रिजिड बॉडी मतलब कोई भी दो पॉइंट लो, ए और बी, तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी डज नॉट चेंज। मतलब ये जो सेपरेशन आर है वो कांस्टेंट रहे। रिजिड बॉडी उसे बोलते हैं जिसमें दो पॉइंट के बीच का सेपरेशन हमेशा कांस्टेंट रहे। जैसे कि आपका ये मार्कर है, मार्कर का ये दो पॉइंट है, तो ये कैसे भी रख दो, कैसे भी कुछ कर दो, ये मोशन कुछ भी करे, लेकिन इन दोनों पॉइंट के बीच का कभी सेपरेशन बदलने वाला नहीं है। कोई भी दो पॉइंट सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे सेलेक्ट कर लो, चाहे यहाँ पे सेलेक्ट कर लो, कैसे भी, तो वो रिजिड बॉडी होता है, ठीक है। अब प्रॉपर्टी देखो, दो पॉइंट के बीच का अगर सेपरेशन कभी नहीं बदलेगा, तो एक पॉइंट पे अगर आप ऑब्जर्वर बन के बैठ जाओ, चीटा बन के बैठ जाओ, तो मोशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, दो प्रकार के मोशन दिख सकते हैं। आइदर B is in the state of rest or it will move in circular path. A के रेस्पेक्ट में अगर A पर कोई चीटा बन के बैठ जाए और B को देखो, मतलब ओवरऑल पूरी बॉडी घूम रही हो A पर, लेकिन कोई चीटा बैठ जाए और B को देखना चाहे, तो वो B को देखेगा, या तो B रेस्ट में दिखेगा या तो सर्कुलर मोशन करता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि हमें पता है, बिकॉज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी विद रेस्पेक्ट टू चीटा डज नॉट चेंज। इसी को तो यही तो सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन है कि सर्कुलर मोशन में पार्टिकल किसी फिक्स्ड पॉइंट के बहुत कांस्टेंट डिस्टेंस पे रहे, वही तो सर्कुलर मोशन होता है। तो हमेशा रिजिड बॉडी में दो पार्टिकल के बीच रिलेटिव मोशन की बात करने जाओगे तो या तो एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा या तो रेस्ट में रहेगा, ठीक है। अब जैसे यही पार्टिकल है, ये रॉड है, घूम रहा है, इस पे बैठ जाओगे तो ये पार्टिकल तुम्हें सर्कुलर मोशन ही करता हुआ दिखाई देगा, दूसरा कोई मोशन ही नहीं करेगा, या तो रेस्ट में रहेगा, ठीक है। तो अब रिजिड बॉडी नहीं है तो दूसरा नॉन रिजिड बॉडी, जैसे मतलब मैं पूछूं क्या ये रिजिड बॉडी है, स्प्रिंग के सहारे, ये नहीं, ये रिजिड बॉडी नहीं है, क्योंकि ए और बी के बीच का सेपरेशन जो है, क्योंकि आर कांस्टेंट नहीं है तो इसलिए रिजिड बॉडी नहीं है, तो इसे रिजिड बॉडी नहीं कहेंगे। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं जी, उस बॉडी को रिजिड बॉडी नहीं कहेंगे जिसमें दो पॉइंट के बीच का सेपरेशन चेंज हो। थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया, रिजिड बॉडी किसे कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो आरबीडी में अपने को पढ़ना है, आरबीडी को पढ़ने से ही पहले हमें क्या करना है, हम बताओ हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है, पहले ये बात करो। कितने टाइप के मोशन हम लोगों ने पढ़ा है, टाइप्स ऑफ मोशन,
हमें याद है कि हम लोगों ने 3 प्रकार के मोशन पढ़ चुके हैं। हम लोग 3 प्रकार के मोशन पढ़ चुके हैं। पहला मोशन है ट्रांसलेशनल मोशन, दूसरा प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, दूसरा है प्योर रोटेशनल मोशन, तीसरा कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशनल मोशन। या तो प्योर ट्रांसलेटरी मोशन मतलब जैसे ये रिंग, ये रॉड ही है, देखो ये रॉड एक रिजिड बॉडी है, इस टाइप का मोशन करे। जैसे मान लो एक रॉड ही है, ये रॉड अगर ऐसे चले v वेलोसिटी से, तो क्या इस रॉड के सारे पार्टिकल जितने भी दिखाई दे रहे हैं, अगर ये घूम के यहाँ तक पहुँचे रॉड, क्या इसका हर एक पार्टिकल उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा जितना रॉड कवर किया, रॉड का सेंटर ऑफ मास कवर किया? ये v से चल रहा है तो क्या सारे पार्टिकल v से चलेंगे? इसी को तो ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं, सारे पार्टिकल v से चले और सेंटर ऑफ मास भी v से चले, इसे रिजिड बॉडी कहते हैं। एकदम ऐसे, सॉरी ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं, ऐसे चले, ऐसे घूमना नहीं अलाउड है। तो जैसे मान लो एक और एग्जांपल मैं बात करूं कि जैसे हम बोले कि एक ऑब्जेक्ट ये है, ये v वेलोसिटीज चल रहा है, तो इसके जितने पार्टिकल हैं a b c d, बहुत सारे अनंत होंगे, हम कुछ पार्टिकल की बात करें, एक सेंटर ऑफ मास है, तो सेंटर ऑफ मास अगर x दूरी चल रहा है तो क्या a b b b और c d सारे पार्टिकल x दूरी चले होंगे? ये जो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी है, क्या इसका वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी सब vc से चलेंगे? तो मतलब क्लियर x सबका डिस्टेंस x होगा, ये पार्टिकल यहाँ से चला तो यहाँ ये भी x दूरी चला, मतलब सारे पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा? सेम होगा। वेलोसिटी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स रिमेन सेम। वेलोसिटी बोले तो डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड, दोनों की बात हो रही है, मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और डायरेक्शन भी सेम होगा, तब उसे ट्रांसलेटरी मोशन कहेंगे। यहाँ तक सबको क्लियर होना चाहिए। ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन के बाद हम लोग बात करेंगे रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में जैसे मान लो यार, एक बात करूं मैं, एक रॉड है, ठीक है, यहाँ पे हिंज्ड है, ये समझ में आ रहा है ना, ये हिंज्ड है, इसके अबाउट रोटेट करे। हिंज्ड का मतलब ये पार्टिकल कैसे होगा? रेस्ट में होगा। यहाँ पे हिंज्ड कर दिया गया, किल लगा के यहाँ पे फिक्स कर दिया गया, जैसे ये कर दिया गया, ठीक है, यहाँ पे ऐसे फिक्स कर दिया, हिंज कर दिया। अब ऐसे घुमाओ तो ये देखो, ये मोशन प्योर रोटेशनल मोशन होगा और ये वाला मोशन ट्रांसलेटरी मोशन है, प्योर ट्रांसलेटरी मोशन। और अगर इसको मैं फिक्स करके घुमाऊँ रॉड को, देखो ये प्योर रोटेशनल मोशन, तो प्योर रोटेशनल मोशन की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसमें जरा एक पार्टिकल, दो पार्टिकल, 3 पार्टिकल, 4 अनंत पार्टिकल होंगे। कुछ पार्टिकल की बात करूं तो क्या ये r1 दूरी पे है, ये कुछ r1 दूरी पे है, तो ये घूमेगा, तो ये अपने इस सर्कुलर पाथ पर घूमेगा। ये पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ पे घूमेगा, ये पार्टिकल कुछ इस सर्कुलर पाथ पे घूमेगा, ये पार्टिकल कुछ इस सर्कुलर पाथ पे घूमेगा। VD, VC, VB, VA, ये
जो हिंज्ड पॉइंट है वहाँ उसके अबाउट क्या अलग अलग पार्टिकल अलग अलग सर्कल में मूव कर रहे हैं। हिंज पॉइंट के अबाउट हर एक पार्टिकल अलग अलग सर्कल पे मूव कर रहे हैं। तो बेसिकली हम लोग याद करो तो सर्कुलर मोशन में एक पार्टिकल का मोशन पढ़ते थे। जैसे सर्कुलर मोशन जब पढ़ रहे थे हम लोग, याद करो सर्कुलर मोशन में सेंटर के अबाउट एक पार्टिकल पढ़ते थे कि ये पार्टिकल मोशन कर रहा है, एक पार्टिकल। तो हम लोग बोलते थे ये दूरी r होता था, ये वेलोसिटी v, तो v इक्वल टू r ओमेगा। सर्कुलर मोशन की बात याद आ रही हो थोड़ा थोड़ा तो। और वैसे मैं बोलूँ कि सर्कुलर मोशन रिवाइज कर लीजिएगा अगले टर्म से पढ़ने के लिए। सर्कुलर मोशन के जैसा ही तो है, अब बस अंतर ये है, ये एक पॉइंट सर्कुलर मोशन एक पॉइंट के लिए पढ़ा था, ये एक रिजिड बॉडी के लिए पढ़ रहे हो, मतलब अनंत पार्टिकल को एक साथ पढ़ना, इसी को रिजिड बॉडी मोशन कहते हैं। ये रिजिड बॉडी का मोशन है, वो पार्टिकल का मोशन था। तो रिजिड बॉडी के मोशन में क्या होगा, अनंत सर्कुलर मोशन को एक साथ पढ़ना। मतलब रिजिड बॉडी मतलब अनंत सर्कुलर मोशन को एक साथ स्टडी करना, यही रिजिड बॉडी है एक तरीके से समझो तो। इस पार्टिकल के बारे में बोलो तो ये पार्टिकल इतने बड़े सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, ये बी इतने बड़े सर्कुलर पाथ पे, सी इतने बड़े पे, सारे पार्टिकल मूव कर रहे हैं, सबका अलग अलग स्पीड होगा। सब वी ए क्या होगा, ये डिस्टेंस आर इंटू ओमेगा, वी बी क्या है, ये डिस्टेंस आर वन इंटू ओमेगा। क्या सबसे ज़्यादा वेलोसिटी डी की होगी क्योंकि सबसे दूरी पे है, आर इंटू ओमेगा। तो अलग अलग पाथ पे मूव कर रहा है एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट। ये क्या है, प्योर रोटेशनल मोशन। ठीक है, अब मैं बोलूँ इसमें टोटल काइनेटिक एनर्जी अगर लिखना हो यहाँ पर प्योर ट्रांसलेटरी मोशन में, तो प्योर ट्रांसलेटरी मोशन में ये m1 है, ये m2 है, ये m3 है, ये m4, बहुत अनंत पार्टिकल होंगे। तो सबका काइनेटिक एनर्जी का समेसन m1 v स्क्वायर प्लस m2 v स्क्वायर बाई 2 प्लस m3 v स्क्वायर एंड सो ऑन। देखा जाए तो टोटल 1/2 m1 प्लस m2 प्लस m3, m टोटल इंटू वी स्क्वायर। अनंत पार्टिकल से मिलकर बना है कोई ऑब्जेक्ट और स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी लिखने के लिए टोटल मास, सारे पार्टिकल के मास का वेक्टर मतलब एक काइनेटिक एनर्जी को जोड़ोगे तो पता क्या चला, सबका वेलोसिटी तो सेम ही है स्ट्रेट लाइन में, तो पूरा मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। यहाँ पे चलो जरा लिखो काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से कुछ x दूरी पे जो पार्टिकल होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। काइनेटिक एनर्जी लिखने जाओगे तो देखो यहाँ पे डायरेक्टली नहीं, ये पार्टिकल ये पार्टिकल ये पार्टिकल ये पार्टिकल सब अलग अलग काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहे होंगे क्योंकि सबका वेलोसिटी अलग अलग है। इसका मास m1 मान लो, इसका m2, इसका m3, इसका m4। तो m1 अनंत पार्टिकल होंगे, 3-4 एग्जाम्पल ले रहे हैं। चलो जैसे m1 की बात करो, m1 वी ए स्क्वायर 1/2, वी ए को क्या बोलोगे, चलो जरा बता दो, वी ए को क्या बोलोगे, वी ए को क्या बोलोगे आप। m1 वी ए को बोलेंगे r1 ओमेगा स्क्वायर, सॉरी r1 ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस 1/2 m2। ये दूरी r1 है, ये दूरी चलो बोल दे रहा हूँ r2 है, ये r3 है, r2 ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस 1/2 m3 r3 ओमेगा का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। तो काइनेटिक एनर्जी जो बना 1/2 m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग पढ़े हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इनर्शिया। इसको क्या बोलते हैं, इनर्शिया, इनर्शियल प्रॉपर्टी होता है। इसको
मोमेंटम रोटेशन के लिए कोई घूमने का प्रक्रिया होता है उसे मोमेंट बोलते हैं। ये रोटेशनल पार्ट का है तो इसलिए इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये जो पूरा क्वांटिटी है, क्योंकि बेसिकली देखो तो क्या इनर्शिया मतलब अपने स्टेट को चेंज करने को रजिस्ट करता है, वैसे ये क्वांटिटी है रोटेशनल में, ये क्वांटिटी जो है ये किसी भी चेंज को रजिस्ट करता है। रोटेशनल चेंज को रजिस्ट करने वाली क्वांटिटी ये है, ट्रांसलेटरी चेंज को रजिस्ट करने वाली क्वांटिटी ये है। ये बात हो गई। अब इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट अपने को इसमें पढ़ना है। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है, रॉड है समझ लो, अब ये चले भी और घूमे भी, दोनों काम करें तो क्या होगा, कुछ दूर मान लो x दूरी तक ले चले हम अगर, और x दूरी तक ले चलते अगर केवल रोटेशन होता तो ऐसा सिचुएशन बनता, लेकिन वो घूम भी रहा है साथ में, तो इसलिए ऐसा ना बन के थोड़ा घूम भी गया होगा अपनी जगह से। बोलो, ये थीटा एंगल घूम भी गया होगा। तो देखो ये v की वजह से x आगे भी बढ़ा और ओमेगा की वजह से घूम भी गया। तो दोनों ही कंबाइंड इफेक्ट, रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों का इफेक्ट अगर होगा तब हम उससे क्या बोलेंगे, कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। इसमें दोनों कारणों की वजह से काइनेटिक एनर्जी होगा, दोनों कारणों की वजह से, कारण एक की वजह से हाफ mv² और दूसरे कारण की वजह से भी होगा प्लस दिस। तो इसको हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, चैप्टर के आखिरी में ये टॉपिक पढ़ेंगे। और ये वाला पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, मोशन इन 1D 2D ये सब प्रोजेक्टाइल वगैरह में पढ़ चुके हैं ये सब। इसमें हम लोग थोड़ा सा भी चर्चा करेंगे, और ये चर्चा करने से पहले हमें एक बात, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। यानी बेसिकली अब हमने को स्टार्ट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया।